जूझना यानी कि किसी भी समस्या से जूझना। जूझ यानी कि संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे जूझ कहानी का सारांश जिसे हमने लिया। वीडियो को पूरा देखना तभी आपको कहानी समझ में आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। मराठी के एक प्रसिद्ध लेखक है आनंद यादव जी। जूझ कहानी उन्होंने लिखी है। उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है जूझ के नाम से, और ये कहानी उस उपन्यास का एक अंश यानी कि एक छोटा सा भाग है जिसमें उन्होंने अपने बचपन की यादों को या बचपन के संघर्ष को दिखाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कहानी के प्रमुख पात्रों की। तो इसके प्रमुख पात्र स्वयं लेखक हैं जिनका नाम है आनंद यादव। दूसरे नंबर पर आते हैं दत्ताजीराव देसाई, जिन्हें गांव के लोग सरकार कहते हैं। इन्हें सरपंच या जमींदार भी कह सकते हैं। लेखक की माँ जो कि सीधी और सरल स्वभाव की हैं। लेखक के पिता जिनका नाम रत्नप्पा है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। अपने परिवार और बच्चों के बारे में उन्हें कोई भी परवाह नहीं है। इसके अलावा उनके स्कूल में उनके मराठी के अध्यापक हैं जिनका नाम नावा सोनलेकर है, गणित अध्यापक जिनका नाम मंत्री है, तथा वे उनके कक्षा अध्यापक भी हैं। दोनों ही अध्यापक उन्हें सहयोग करते हैं, उनके संघर्ष में वो भागीदार हैं। इसके अलावा उनका एक मित्र है वसंत पाटिल, जो कि उनकी क्लास में पढ़ता है, वो भी उसे सहयोग करता है। लेखक का छोटा सा परिवार है जिसमें माँ, पिताजी, स्वयं लेखक और छोटे भाई बहन हैं। कुछ ज़मीन है जिस पर फसल होती है और उसी से जो कमाई होती है उसी से घर का गुजारा होता है। लेकिन जब काम की बात आती है तो लेखक के पिता, जिन्हें दादा कहते हैं, ना तो घर में वो किसी काम में हाथ बटाते हैं और ना ही खेती बाड़ी में। शहर जाकर रकमाबाई के पास समय गुजारते हैं। लेखक की उम्र मात्र 8 से 9 वर्ष है। कक्षा 4 तक उन्होंने पढ़ाई की है और उसके बाद उनके पिता ने स्कूल जाना बंद करवा दिया। क्योंकि लेखक को घर में काम करना है। अब इतनी कम उम्र में लेखक को कौन कौन से काम करने होते थे, जैसे कि कोल्हू चलाना। कोल्हू एक यंत्र या एक मशीन होती है जिससे गन्ने का रस निकलता है और उससे गुड़ बनता है या फिर चीनी बनती है। इसके अलावा खेतों की रखवाली करना, खेतों में पानी लगाना, गाय भैंसों को खेतों में ले जाकर चराना और घर में भी जो काम है उन्हें भी देखना। सोचो, इतनी कम उम्र में जो काम एक पिता को करना चाहिए वो एक बच्चे को करना होते थे। इसके विपरीत यदि हम इतनी कम उम्र में जो लेखक की सोच थी उसको यदि हम देखें तो लेखक पढ़ना चाहते थे। वो सोचते थे कि ये घर के काम ही यदि मैं करूँगा तो मैं कभी पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, और यदि मैंने पढ़ाई कर ली तो मुझे कहीं शहर में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन इसके विपरीत उनके पिता के विचार थे कि पढ़ लिख कर कौन सा इन्हें कलेक्टर या तहसीलदार बनना है, आखिर गांव में ही तो खेती बाड़ी करना है, तो पढ़ाई की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेखक अपने पढ़ने की बात को अपनी माँ को बताता है। माँ भी चाहती थी कि उनका बेटा कक्षा 7वीं तक पढ़ाई करे, लेकिन वो लेखक के पिता से डरती थीं। ऐसे में लेखक ने माँ को सुझाव दिया कि वह दत्ताजीराव सरकार से पढ़ने के बारे में बात करे। माँ को यह बात अच्छी लगी और दोनों माँ बेटे रात को यानी कि शाम के वक्त दत्ताजीराव सरकार के पास जाते हैं। दत्ताजीराव को जब ये बात पता चलती है कि रत्नप्पा ने अपने बेटे की पढ़ाई छुड़वा दी है और घर में काम करवाता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि
उसे मेरे पास भेजना, मैं उसकी खबर लेता हूँ। लेखक को लगता है कि अब बात बनने वाली है, बात मेरे फेवर में जा रही है। तो लेखक कहते हैं कि पहले ही मेरा 1 साल बर्बाद हो चुका है, अभी जनवरी का महीना चल रहा है और वार्षिक परीक्षा में 2 महीने बाकी हैं। यदि अभी से मैं स्कूल गया तो मैं कोर्स कवर कर लूँगा। लेखक और उसकी माँ खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। रात को जब लेखक के पिता घर वापस आता है तो लेखक की माँ किसी बहाने से उसे दत्ताजी राव के पास भेज देती है। दत्ताजी राव उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्यों उसने अपने बेटी की पढ़ाई छोड़वा दी। कुछ समय पश्चात लेखक भी दत्ताजी राव के पास पहुंच जाते हैं। तीनों लोगों में बातचीत होती है। लेखक के पिता अपनी सफाई में लेखक पर आरोप लगाते हुए दत्ताजी राव से कहते हैं कि लेखक के अंदर कुछ गलत आदतें थीं, जैसे कि जुआ खेलना, कंडे बेचना, चारा बेचना, सिनेमा देखना, खेलने चले जाना, घर के काम छोड़कर और घर के काम पर ध्यान न देना। इसलिए उसने लेखक की पढ़ाई छुड़वा दी। दत्ताजी राव लेखक के पक्ष में बोलते हैं और कहते हैं कि इस उम्र में बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। लेखक पढ़ना चाहता है तो हमें उसे पढ़ने देना चाहिए। दत्ताजी राव के समझाने से या फिर उनके दबाव से लेखक के पिता राजी हो जाते हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें होती हैं। जैसे सुबह 11 बजे तक खेत पर काम करना, खेत से ही पाठशाला जाना और छुट्टी के बाद घंटा भर पशुओं को चराना तथा काम की यदि अधिकता होती है तो पाठशाला से छुट्टी लेना। लेखक सारी शर्तें मान लेता है और अगले दिन से पाठशाला जाना शुरू कर देता है। अब यहाँ से शुरू होता है स्कूल का संघर्ष। लेखक पाठशाला जाता है। आज उसका स्कूल में पहला दिन है। कक्षा 5वीं में जाकर वह बेंच के एक कोने पर चुपचाप बैठ जाता है। क्लास के सभी बच्चे उससे कम उम्र के हैं। कक्षा में कुछ शरारती लड़के भी हैं जो उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, जैसे कि उनका गमछा छीनकर मास्टर की मेज पर रख देते हैं, उनकी धोती की लांग खोल देते हैं और इस तरह से लेखक को परेशान करते हैं। लेखक घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं। ये सारी बातें वे अपनी माँ को बताते हैं। माँ उन्हें टोपी और चड्डी लाकर देती हैं और अगले दिन वे गमछा की जगह टोपी और धोती की जगह चड्डी पहनकर स्कूल आते हैं। मास्टर शरारती बच्चों की पिटाई लगाते हैं और लेखक को परेशान न करने की हिदायत देते हैं। इस तरह से लेखक रोज स्कूल जाने लगते हैं और उनका मन भी लगने लगता है। अब लेखक पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करने लगता है। क्लास में एक मॉनिटर है जिसका नाम बसंत पाटिल है, जो लेखक से उम्र में छोटा है लेकिन बहुत होशियार है। वह क्लास में सबसे आगे वाली बेंच पर बैठता है। पढ़ने में होशियार है तो कक्षा के सभी विद्यार्थी उसका सम्मान करते हैं, उसकी बात मानते हैं। लेखक मन ही मन बसंत पाटिल जैसा बनना चाहता है। लेखक खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है, गणित की बारीकियों को समझता है और कुछ ही दिनों में वो स्कूल में सबका चहेता बन जाता है। उसके मास्टर जी उसे आनंदा कहकर पुकारने लगते हैं। वसंत से उसकी दोस्ती हो जाती है। मास्टर के अपनेपन और वसंत की मित्रता के कारण लेखक का पाठशाला में मन लगने लगता है। स्कूल में मराठी के एक अध्यापक हैं जिनका नाम
नावा सोंदलीकर है। वे मराठी में कविताएं और कहानियां लिखते हैं। इसके अलावा उन्हें मराठी और अंग्रेजी की बहुत सारी कविताएं भी याद हैं। उनका गला भी सुरीला है। कभी कभी जब वो इन कविताओं को क्लास में सुनाते हैं छंद, लय, ताल और अभिनय के साथ, तो बच्चे भाव विभोर होकर इन्हें सुनते हैं और लेखक तो मानो इन कविताओं में डूब ही जाते हैं। लेखक को ये कविताएं इतनी पसंद आती हैं कि जब वो खेतों में पानी लगाता है या फिर ढोर चराता है तो एकांत में वह इन कविताओं को गाता है और अभिनय करता है। इन कविताओं का लेखक पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि अब उसे पानी लगाना या ढोर चराना अकेलापन नहीं लगता। लेखक अपने आप में ही मस्त रहने लगता है। उसे एकांत अच्छा लगने लगता है। लेखक ऊंची आवाज़ में कविताओं को गाता है, अभिनय करता है और कभी कभी नाचने भी लगता है। मास्टर जी को लेखक का इस तरह से गाना और अभिनय करना बहुत अच्छा लगता है। वह सभी बच्चों के सामने लेखक की तारीफ करते हैं। यहाँ तक कि स्कूल में जब कोई समारोह होता है तो लेखक को गाना गाने और अभिनय करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस तरह लेखक का मनोबल बढ़ता है। अब क्योंकि सोंदलीकर स्वयं कविता करते थे तो लेखक को लगता है कि कभी भी हमारी तरह एक इंसान होता है और जब वो इंसान होता है तो मैं भी इंसान हूँ और मैं भी कविता कर सकता हूँ। लेखक ने मास्टर जी द्वारा लिखी गई कविता मालती लता पढ़ी थी तो उन्हें लगता है कि जब मालती लता पर कविता लिखी जा सकती है तो मैं भी अपने खेतों पर, गांव के लोगों पर कविता लिख सकता हूँ। यह मालती लता एक बेल का नाम है। फिर क्या था, लेखक भैंसों को चराते चराते फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगते हैं, कविताओं को लिखते हैं, गुनगुनाते हैं और अगले दिन मास्टर जी को जाकर दिखाते हैं। लेखक को कविता लिखने की इतनी अधिक धुन लगी रहती थी कि यदि उनके पास कागज़ पेंसिल नहीं होता था तो कंकड़ से पत्थर की शिला पर लिख लेते थे और फिर उसे मिटा देते थे, या फिर लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिख देते थे और जब वो कविताएं उन्हें याद हो जाती थी तो मिटा देते थे। इस तरह से हमारी कहानी के लेखक आनंद यादव जी कवि बन जाते हैं। कविताएं लिखते हैं, तुकबंदी करते हैं, अभिनय करते हैं और अगले दिन उन कविताओं को मास्टर जी को ले जाकर दिखाते हैं। मास्टर जी उन्हें जांचते हैं, परीक्षण करते हैं और कोई कमी रहती है तो लेखक को समझाते हैं। मास्टर जी लेखक को कविता का शास्त्र समझाते हैं, छंद, लय, अलंकार का ज्ञान कराते हैं, लेखन की शुद्धता को बताते हैं और इस तरह से लेखक को मराठी भाषा भी समझ में आने लगती है और लेखक कवि बन जाते हैं। तो ये थी एक छोटे से बच्चे की संघर्ष की कहानी जो बड़ा होकर एक कवि और लेखक बनता है, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।